मतलब राहुल सिंह जी से आपकी कोई विशेष दुश्मनी है क्या? नहीं, कोई विशेष दुश्मनी व्यक्तिगत रूप कि से। दिग्पाल सिर्फ एक स्टंटबाज आदमी है, आता है जाता है, बस हो गया, कोई लेना देना नहीं है, नाम की शोहरत पाने के लिए छोटे मोटे स्टंट हैं, आप स्याही भी फेंक देते हैं विधायकों प्रत्याशी विधायक प्रत्याशी पे। नहीं नहीं, आपको थोड़ा इससे पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा। स्याही कांड से पहले भी हम लोग ने जो घटना की थी कि जब 28 विधायक बिके थे ना, पार्टी बदली थी, तो हम लोग यहाँ से चल के हम लोग ग्वालियर गए थे और 28 विधायकों का पुतला खदेड़ा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद समाचार। हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारी पहली हस्ती आपके सामने है। उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत मशहूर हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। उनका दावा है कि वो एक चेंज के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को जागृत के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जितने वो मशहूर हैं उसके साथ उनके पीछे बदनामी के टैग भी जोड़े जाते हैं। हम बात कर रहे हैं दिग्पाल सिंह लोधी की, और आज हम उनके बारे में जानेंगे कि उनका क्या शुरुआत रही है, कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और आगे इनका जाने का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। हाँ, तो दिग्पाल जी, आपका सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद आज़ाद समाचार। दिग्पाल जी, आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से शुरू हो गया ये सफ़र, और कहाँ आप युवा नेता हैं, आप एक युवा हैं, आपकी उम्र बताएं, स्कूल बताएं, कब आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, और फिर कैसे इस मूवमेंट से जुड़ना और फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर बनना। तमाम बहुत सारे सवाल हैं, आप एक एक करके धीरे आप बताते जाइए और लोगों को जानने का मौका मिले कि क्यों आप ये कर रहे हैं। मेरा नाम दिग्पाल सिंह लोधी है। मैं दमोह ज़िला का निवासी हूँ। अभाना के पास एक गांव है छोटा सा दतला, वहाँ से हूँ। मेरी स्कूलिंग अभाना में हुई। 9वीं तक मैं अवंती रानी अवंतीबाई स्कूल में पढ़ा और 10वीं मैंने सरकारी स्कूल से की। उसके बाद मैं दमोह आया, 2 साल मिशन स्कूल में की। इसके पश्चात मैं सागर यूनिवर्सिटी में चला गया। सागर यूनिवर्सिटी में मैंने क्रिमिनोलॉजी से BA किया और 3 साल के पश्चात वहाँ फिर मैंने SI की तैयारी की। अच्छा, मतलब आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है क्रिमिनोलॉजी में। हाँ। और फिर आज आप पे क्रिमिनल चार्जेस लग रहे हैं। क्रिमिनल चार्जेस कहें या फिर कहें कि हक की आवाज़ उठाने का हमें तोहफ़ा मिल रहा है, इसे मैं इनकलाबी तोहफ़ा के रूप में स्वीकार करता हूँ। इनकलाबी तोहफ़ा मानता हूँ कि जब मैंने गरीबों की आवाज़ उठाई है, मुझे सरकार की तरफ से, उनके नुमाइंदों की तरफ से एक तोहफ़ा मिला, इनकलाबी तोहफ़ा। आपको बता दें, हाल ही में अभी जबेरा में प्रदर्शन हुआ था, तो वहाँ पे किसानों की इनके साथी थे कुछ, और ये अगुवाई कर रहे थे, और भी लोग थे, खाद्य संकट की तरह जूझ रहे थे, तो इन लोगों ने चक्का जाम किया था। तो आपके और कितने लोग हैं, कितने लोगों पे FIR? 9 लोग हैं टोटल। 9 लोगों पे FIR दर्ज हुई है। तो ये सफ़र आगे चलता रहेगा, लेकिन हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आखिर यही क्षेत्र क्यों चुना। आप ग्रेजुएट हुए, फिर आपने रोज़गार और दुनियादारी की चीज़ें, और फिर वहाँ से आप क्यों यही फील्ड क्यों दिग्पाल? फील्ड इससे पहले वास्तव में मैं SI की तैयारी कर रहा था, लेकिन घूम फिर के एक अपने अंदर रहता ना, एक भावना है, कहते हैं जिसमें हमारी रुचि हो वो काम करने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करने लगे। रुचि से मतलब अच्छे काम में हमारी अगर रुचि है और अगर हम किसी कारणवश नहीं कर पा रहे तो वो गलत है, अपनी प्रतिभा को दबाना है। तो हमें पता है कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, हम किस बैकग्राउंड से आते हैं। तो इससे पहले जब हमने ग्रेजुएशन की तो हमने SI की तैयारी शुरू की, तो एक कोशिश थी कि हम कम से कम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लें SI के माध्यम से। लेकिन हुआ ये कि 2017 के बाद जैसे ही हमारी 2017, 18, 19 और अभी तक 21-22 आ रहा है, कोई जॉब नहीं निकली। 2 साल हमने लगातार तैयारी की, लेकिन SI की जॉब नहीं आई। तो पहला आंदोलन हमने किया था बेरोजगारी आंदोलन। वो बिल्कुल भावनात्मक रूप से था, क्योंकि हम खुद प्रताड़ित थे। 2 साल हमने लगातार तैयारी की, माँ बाप ने सागर में जाके हमारे पैसे लगाए और हम वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं। तो भावनात्मक रूप से हमने पहला आंदोलन किया बेरोजगारी का दमोह में। जब दमोह में वो आंदोलन किया तो पता चला कि वास्तव में हमें तो यही तो करना था। जब पहला आंदोलन हमने पहला कदम बढ़ाया कि आज हम SI भी बन जाते, तो कुछ दिन बाद हमें करना तो यही था, आज नहीं तो कल। तो वहाँ से ये शुरुआत हो गई थी। अच्छा, वहाँ से आपका सफ़र शुरू हो गया। हाँ। फिर उसके बाद आपने जब बेरोजगारों की आवाज़ उठाई, फिर आपको ये कब लगा कि हमको अब इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए और हम लोगों के ये आवाज़ बन सकते हैं, या आप कुछ और विचार से आए हैं या राजनीतिक दृष्टिगत आए हैं, क्या उद्देश्य क्या है?
नहीं, विचार तो ये बहुत पहले जहन में था कि जब सागर यूनिवर्सिटी में थे तो छात्र राजनीति में हम लोग एक्टिव रहते थे, लेकिन यही करना है या मतलब अपना वो तय नहीं था। एक जवानी का एक मोड़ रहता ना कि जब हमें अपना भविष्य पता नहीं रहता हमें करना क्या है, मतलब जवानी में गलत संगतें रहती हैं, गलत आदतें रहती हैं, घूमना फिरना बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो एक दौर सबकी ज़िंदगी में आता है कहीं ना कहीं वो, तो हमारी ज़िंदगी में भी एक वो दौर था कि जब हमारी लाइफ का एक एम तय नहीं था। एक मतलब फिर जीवन में घटनाएँ भी घटती हैं, तो कुछ एक घटनाएँ एक ऐसी घटी कि जहाँ जिसने हमें जीवन का उद्देश्य दिया, हमें सार्थक उद्देश्य दिया। उसी दौरान भगत सिंह साहब से हमारी मुलाकात हुई एक प्रकार से कहें तो, जब हमने उनसे मिले किताबों के माध्यम से, तो फिर चीज़ें समझ में आई कि वास्तव में हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आती गई, अध्ययन बढ़ता गया और फिर ज़िंदगी का पता चला कि आज हाँ हमें सार्थक ज़िंदगी में कुछ करना है, तो फिर ये रास्ता चुना हमने। अच्छा, मतलब आप आगे क्या प्लान है आपका? इसी तरह लगातार मूवमेंट उठा रहे हैं। जैसे अभी वर्तमान हम लोग का किसान जागृति अभियान चल रहा है। हम लोग गांव-गांव जाके किसानों को जागृत करने के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो किसान है एक प्रकार से सोया हुआ किसान है। पंजाब हरियाणा का जो किसान है वो आज उन्नत है, तो उन्नत का सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ जागृति है, किसानों में एकजुटता है। हमारे यहाँ के किसान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का किसान सक्षम नहीं है इसलिए आंदोलन नहीं करता। वास्तव में लेकिन बात ये नहीं है कि हम सक्षम नहीं हैं, हम आंदोलन नहीं करते इसलिए सक्षम नहीं हैं। अगर पंजाब हरियाणा के किसानों जैसे हमारे यहाँ जागृति आ जाए तो छोटी छोटी जो समस्याओं से किसान जूझ रहा है उससे ना जूझना पड़े। मतलब आप कह रहे हैं कि हरियाणा में जैसे किसान जागरूक हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ पे उस तरीके की प्रदर्शन नहीं होते। इससे ये भी तो हो सकता है कि यहाँ के किसान सरकार की नीतियों से संतुष्ट हो और सरकार अच्छा काम कर रही हो। खाद ना मिलना किसानों को ये तो नहीं दिखाता कि सरकार की किसान सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं। 8 घंटे बिजली मिल रहा है, कौन सी सरकार संतुष्ट कर पा रही किसानों को? ठीक, तो आप कह रहे हैं कि सरकार की नीतियाँ किसानों के लिए पर्याप्त नहीं हैं और जो कर रहे हैं वो, लेकिन किसान जागरूक नहीं है तो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। ठीक है, तो और फिर आप जो आए हैं यहाँ पे, आप पे भी तो आरोप लग रहे हैं कि आप किसी के समर्थक हैं और आपने मतलब राहुल सिंह जी से आपकी कोई विशेष दुश्मनी है क्या? नहीं, कोई विशेष दुश्मनी। व्यक्तिगत रूप से राहुल सिंह हों, चाहे वर्तमान सांसद जी हों या पूर्व जो यहाँ के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हमारी उनसे व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है। अगर वो उस पद पे ना हो तो हमारा कोई भी नहीं। वो तो एक प्रकार से कहा जाए तो हमारे बड़े हैं, सम्मानीय हैं। अगर हमारी लड़ाई है विधायक पद से, सांसद पद से, अगर वो कोई व्यक्ति वहाँ बैठ के काम नहीं कर रहा, अपना दायित्व नहीं समझ रहा, तो फिर ये मतलब आप काम करने आए हैं कि ये लोग तो बोल रहे हैं कि दिग्पाल सिर्फ एक स्टंटबाज आदमी है, आता है जाता है बस हो गया, कोई लेना देना नहीं है, नाम की शोहरत पाने के लिए छोटे मोटे स्टंट हैं, आपसे आही भी फेंक देते हैं विधायक प्रत्याशी। नहीं, आपको थोड़ा इससे पहले आपको ले जाना चाहूँगा। स्याही कांड से पहले भी हम लोग ने जो घटना की थी कि जब 28 विधायक बिके थे ना, पार्टी बदली थी, तो हम लोग यहाँ से चल के हम लोग ग्वालियर गए थे और 28 विधायकों का पुतला खदेड़ा था। अगर उस टाइम पे राहुल सिंह जी ने पार्टी बदल ली होती तो 29वां पुतला इनका होता। ये स्याही कांड तो यहाँ होता ही नहीं। हम लोग ने लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे थे, ये उसी का एक पड़ाव था कि जब इन्होंने गलत किया, यहाँ पार्टी बदली, तो हम लोग ने यहाँ दमोह में विरोध किया उसका। पार्टी बदलना वो तो प्रत्याशी का अपनी पसंद है, आपको क्या दिक्कत है? पब्लिक उनको जिता रही है और फिर उसके बाद आप ऐसा कर रहे हैं। इंडिविजुअली तौर पे कुछ आप पे आरोप लगते हैं कि नहीं, आप व्यक्तिगत तौर पे टारगेट करते हैं। नहीं, ये गलत है कि पार्टी बदलना उनका हक है। फिर लोकतंत्र का महत्व क्या, चुनाव का महत्व क्या? चुनाव अपने पैसों में होता है, जनता के पैसों में होता है। अगर उसी चुनाव, ऐसे ही चुनाव तो बार बार होते रहें तो क्या हुआ? जब 28 अपना ये चुनाव हुआ दमोह का, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ के जो 28 तो खाली शिक्षकों की मौत हुई थी, सिर्फ वो शिक्षक थे जिनकी ड्यूटी लगी थी, और ऐसे ढेरों बड़े बड़े नेता भी कुछ उस कोरोना काल में उनको हानि हुई थी, मतलब परलोक ही सिधार गए थे वो लोग। कई लोगों की मृत्यु हुई, 25-25, 16-16 साल के लोग, 23-23 साल के लोग, कई जवान लोग यहाँ ख़त्म हो गए थे उस कोरोना काल में। कितनी बड़ी दुर्घटना थी वो, कितनी बड़ी त्रासदी थी दमोह के लिए। दर्शकों के लिए बताना चाहते हैं कि दमोह में उपचुनाव हुए थे एक सीट पे, जिसमें राहुल सिंह जी प्रत्याशी थे बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से थे अजय टंडन जी, और यहाँ पे उस दौरान कोरोना काल की लहर पीक पर थी। तो
दिग्पाल बता रहे हैं 28 से ज़्यादा। हम लोगों ने भी एक स्टोरी कवर की थी, आंकड़े सुधार देते हैं, 70 से भी लोग ऐसे ज़्यादा थे जो शिक्षक थे जिनके यहाँ उनकी वहाँ पे मौतें हुई थी और भी स्थितियाँ गंभीर थीं। प्रशासनों यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, तमाम तरह की चीज़ें। हाँ दिग्पाल, एक चीज़ और आपके बारे में कहा जाता है कि आप सक्रिय राजनीति में नहीं हैं, लेकिन आप बैक फोर्स पे हैं और आपके लिए इसके लिए कहीं से फंडिंग होती है, आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, क्या है भाई? मैं तो आपके आज़ाद समाचार के मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि सब लोग, कई लोग बोलते हैं कि सपोर्ट कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि कोई ऐसा नेता आए जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करे, जो ज़मीन से उठकर आए हैं, ज़मीनी लोगों की बात रख रहे हैं। अगर हम खुद चाहते हैं। मैं सीधे तौर पे बोलता हूँ, सीधे तौर पे आप पे आरोप लगाया जाता है आपको मलैया जी की तरफ से ये सब करने के लिए पैसे मिलते हैं ताकि आप उनके आप सांसद जी और राहुल सिंह जी के खिलाफ बोल सकें। काश से सही बात होती कि वहाँ से पैसे मिल रहे होते तो मैं दमोह नहीं, मैं पूरे बुंदेलखंड में अभी तक घूम चुका होता, मैं प्रदेश स्तर की राजनीति कर रहा होगा। हमारे पास, ना सिर्फ हमारे पास, अगर हमारी पूरी टीम के पास अगर कोई चीज़ों की कमी है तो वो संसाधनों की। हमारे पास ऐसे जागरूक युवा हैं कि वो अपनी पूरी जवानी इस काम में लगा सकते हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, छात्रों का मुद्दा हो या शिक्षा का मुद्दा हो, कि पूरी जवानी झोंक सकते हैं समाज सुधार के लिए। लेकिन हम लोग कुछ चीज़ों से पिछड़े हैं, तो वो है संसाधन। आज हम लोग सिर्फ संसाधनों के कारण पीछे हैं। आपने बोला कि कोई नेता, हम तो चाहते हैं अगर कोई नेता हो ऐसा जो जिंदा दिली से कहे हाँ ये लड़के अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा इनको सपोर्ट है, कोई निकल के तो आए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आपको अगर कोई समर्थन मिलता है तो आप ये काम को आगे बढ़ाएंगे। ये काम गलत नहीं है हमारा, इसको और वास्तव में आना चाहिए। तो मतलब आप कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? नहीं, पार्टी ज्वाइन करने का भी कोई वो नहीं है। हमारा पे मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जिस मूवमेंट को लेकर निकले हैं कि लोगों में विद्रोह की भावना पनपे, कि अगर किसानों के साथ गलत हो रहा है तो किसान वो गलत कहें, अगर मजदूरों के साथ गलत हो रहा है तो मजदूर कहें। ऐसा किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा कि उनके अंदर जागृति ला सकें। मतलब आप किसानों की और आम आदमी की आवाज़ बनना चाहते हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो फिर अभी आप अपने बारे में बताएं कि कितने कैसे केसेस चल रहे हैं आप पे? बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं मैंने सुना। हाँ, एक तो वही स्याही कांड वाला केस था। ठीक है, स्याही कांड के बाद क्या हुआ? मतलब क्या, मतलब स्याही फेंक दिए, क्या दिमाग में चल रहा था उस समय कि यार स्याही फेंक दी? स्याही का मुख्य उद्देश्य था, जैसे अभी बात जस्ट पहले अपनी बात हुई कि संसाधनों का अभाव। उतने बड़े तामझाम के सामने जहाँ 3-4 हज़ार लोग चल रहे हैं, पूरी प्रदेश की सरकार है और हम लोग मामूली से लोग हैं, हम उसका विरोध कैसे करें? तो कुछ एक होता ना कि 1857 की क्रांति में एक छोटी सी वो चर्बी वाले कारतूसों ने क्रांति अपना दी थी। तो ऐसा कुछ करना था कि लोगों के अंदर विद्रोह की भावना जा सके बिना संसाधनों के। हमारे पास संसाधन तो थे नहीं, ऐसा क्या करें? तो वो हमारे स्याही कांड उसके बाद क्या हो? उसके बाद कुछ नहीं, हमारे एक रात हमें कोतवाली में रखा गया। उस कोतवाली में अभद्रता तरीके से, अमानवीय तरीके से हम लोग के साथ मारपीट हुई और फिर वो गलत केस बनवा दिया गया और हमें जेल हुई 2-3 दिन की। और इसके बाद फिर प्रोटेस्ट किए तो कुछ कोई केस कायम हुआ या नहीं हुआ, कैसे? उसके बाद तो फिर लगातार प्रताड़ित होते रहे, लगातार गलत तरीके से हम पे केस होते गए। उसके बाद फिर अभाना चक्का जाम किया, लोगों की वहाँ पानी की समस्या है, वहाँ चक्का जाम किया, उसके केस हुए। इसके बाद हम एक बार घर, जब जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही थी प्रहलाद पटेल जी की, खटीक जी की, तो उसमें हमें उठा गया, उसमें केस हम पे किया गया। और अभी ये लास्ट का है जवेरा, वहाँ भी केस किया गया। अच्छा, मतलब कुल मिला के अच्छी खासे इन पे डायरी आ चुकी है आपके नाम की, रजिस्टर्ड आप हो चुके हैं पुलिस की नज़रों में। हाँ, अच्छे इनकलाबी तोहफे मिलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, तो वो दिग्पाल, आगे क्या है आपका, कि आपको आगे क्या करना चाहते हैं और कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? ऐसे चलता रहेगा या फिर कोई सक्रिय राजनीति में आपके आने का विचार है? क्या क्या कहना चाहेंगे? ये जितना हमारा अभी तक का अनुभव रहा, इससे एक चीज़ तो तय हो गई कि अगर अपन लोगों के बीच जाओ और उनको जागृत करो तो लोग जागृत हो रहे हैं। बिल्कुल। हमने दमोह के किसानों में देखा है कि आज से कुछ साल पहले किसान पुलिस के सामने खड़े होने में डरते थे, लेकिन अब वो आंख में आंख डाल के बात करते हैं, नेताओं से हो या पुलिस से। तो धीरे धीरे वो विद्रोह की भावना, अपने हक लेने की भावना जग रही है। लेकिन इसके साथ ये भी देखा हमने कि अगर कोई एक आवाज़ उठा रहा है, कोई संगठन या कोई व्यक्ति विशेष, तो उसको कुचला भी बहुत जाता है। और जब कुचला जाता है तब तक कुचला जाता है जब तक उसके हाथ में ताकत नहीं है। तो इस रास्ते पे चलकर ताकत हासिल करना ज़रूरी है, और ताकत हासिल करने का एक ही रास्ता है चुनाव। सत्ता में अब अगर सिस्टम बदलना है तो सिस्टम में घुसना पड़ेगा। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, हम भविष्य में चुनाव लड़ेंगे। भविष्य में मतलब कौन सा चुनाव? आपको पंचायत स्तर पर लड़ना है या विधायक लड़ना है या सांसद बनना है, क्या करें? अभी ये तो तय नहीं है, लेकिन अभी तो यही मूवमेंट चल रहा है
जो जैसा समय आएगा उस समय पर देखेंगे, लेकिन ताकत हासिल करेंगे। वो चुनाव से मिले जैसे मिले, बिना ताकत के इस सिस्टम को हम सुधार नहीं सकते। अच्छा, मतलब अगर आपको बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल से अगर आपको पार्टी ज्वाइन करने का ऑफ़र आता है तो फिर क्या क्या करेंगे? अभी इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं कि पार्टियों में जाकर, अभी तो सिर्फ यही दिमाग में है कि अभी तो लोगों के बीच जा रहे हैं। मतलब फिर भी एक दिमाग में आता होगा कि नहीं, एक वेल एस्टेब्लिश्ड दल है, हमें राजनीति आगे बढ़ानी है, तो फिर एक दल का चुनाव अगर आपको करना पड़ जाए या आपके सामने उपस्थित हों कि आपको दिग्पाल जी हमारी पार्टी में आ जाइए, तो क्या आपके विचार हैं कि आप किसी पार्टी में सम्मिलित होंगे या फिर अपना कुछ करना? ये जो आप बोल रहे हैं, ये विकल्प तो हमारे सामने स्याही कांड के बाद ही आ गया था। अच्छा। बहुत बड़ा अच्छा खासा ऑफर था कांग्रेस की तरफ से। वहाँ तो कुछ लोगों ने हमारे टिकट की भी बात रखी थी, हमारी उस टाइम पे उम्र कम पड़ी थी। कांग्रेस की लोगों ने हमारे लिए टिकट का नाम। अच्छा, मतलब उम्र से ये याद आया, उम्र कितनी है दिग्पाल? हमारी 1996 है, मतलब 25 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब आप एक 25 साल का हमारे साथ युवा है जो सक्रिय राजनीति में आना चाह रहा है और आगे काम करना चाह रहा है। बहुत सारे इनके साथ विवाद, तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था इनसे, एक क्वेश्चन, हमारे एक दर्शक हैं, उनका भी ये क्वेश्चन था कि अगर दिग्पाल सिंह दमोह तक सीमित रहेंगे, आगे तक जाएंगे या उनके क्षेत्र तक, अभाना जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहाँ पे वहीं रहेंगे, क्या कहाँ आएंगे, कहाँ तक जाना है, कितना सफ़र होगा ये लंबा? मैंने एक पर्चा छापा था किसान जागृति अभियान का, उसमें एक शब्द लिखा था बुंदेलखंड। तो मेरा मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड को बदलना है। बुंदेलखंड भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्र में से आता है और वो क्षेत्र पिछड़ा है, उसके साथ सबसे ज़्यादा पिछड़े यहाँ के किसान। तो हमारा टारगेट पूरे बुंदेलखंड में बदलाव लाना है। और बुंदेलखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं? बुंदेलखंड के लिए तो सरकार बहुत सारा बुंदेलखंड स्पेशल पैकेजेस और दुनियादारी कर रहे हैं, आप क्या अलग करेंगे? वो पैकेज ज़मीन पे उतर कहाँ पाते हैं। हमारा मुख्य, हमने फिर वही बात पे आएंगे कि जागृति, जब तक लोगों में जागृति नहीं आएगी तब तक कितनी भी योजना बन जाए, कितनी भी पैकेज बन जाए, ज़मीन पर लागू नहीं हो पाती। ये हवा ही हो जाती हैं। बीचों में सिस्टम इतना अपना घटिया है कि वो चीज़ें यहाँ तक आ ही नहीं पाती, कोई भी योजना हो। लेकिन जब लोग जागरूक हो गए तो हम बाकायदा शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर पाएंगे, स्वास्थ्य में, किसानी में, हम हर क्षेत्र में बदलाव कर पाएंगे। और देखो, आप युवा हैं, ठीक है, किसान, आजकल किसानी लोग खेती छोड़ रहे हैं, युवा खेती कम करना बंद कर दिए हैं, रोज़गार की तरफ मूव कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही हैं उस चीज़ में। और राजनीति में भी युवाओं की बहुत, मतलब टोटा टाइप का पड़ा हुआ है, लोग बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, तो एक उम्र देखी जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से संसाधनों की कमी में राजनीति कैसे की जा सकती, कैसे आए युवा? जब भी नहीं स्याही फेंक के नहीं, स्याही कांड के अलावा भी हमने बहुत कुछ किया। कई मुद्दे ऐसे उठाए, आज हमने ऐसे मुद्दे उठाए कि जहां लोगों को कई गांव ऐसे हैं जहां एक नल है, कई युवा ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं कृषि में, लेकिन उनको लोग आगे नहीं ला रहे हैं। हमने खाद की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बिजली की, हमने ढेरों ट्रांसफार्मर रखवाए अपने आंदोलनों के माध्यम से, धरनों के माध्यम से। ऐसी ढेरों समस्याएं हैं जिनको हमने अपने इस माध्यम से लागा। अब आपने बोल रहा है कि कैसे संसाधनों के अभाव में कैसे राजनीति करें, तो जब भी होते कि संसाधनों के अभाव में हम सब जहन में रखते हैं अपने महान लोगों को। लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, अब्दुल कलाम साहब हैं, और सारे क्रांतिकारी जो लोग, कौन सा उनके पास संसाधन था, जज्बा था लड़ने का, सो आज वो अमर हैं और उनने अपने लक्ष्य में कामयाब हुए। शास्त्री जी तो कितने गरीब फैमिली से आते थे, चाहे कलाम साहब हों, तो अपने पास ऐसे उदाहरण हैं। तो चीज़ें असंभव बिल्कुल नहीं हैं, बस एक कदम उठाने की, पहला कदम अगर हम उठा लेते हैं तो चीज़ें, ये प्रकृति ऐसी है कि एक सिस्टम ऐसा है कि आपका जो भाव रहता है उस भाव के अनुसार आपको देने लगती है। मेरा एक आखिरी सवाल कि युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? आप युवाओं के लिए और किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए विशेष संदेश है कि सबसे पहले तो अपने जहन में क्रांतिकारियों को रखें। आज मैं याद दिला दूं कि आज 16 नवंबर आज करतार सिंह सराभा साहब की पुण्यतिथि है। 19 साल में उनको फांसी की सज़ा हुई थी। भगत सिंह साहब के आदर्श थे, तो भगत सिंह साहब ने 23 साल में फांसी चढ़ी, तो 16 साल में करतार सिंह सराभा शहीद हुए थे। तो हमें कहते ना, जब तक हमारे अंदर कोई दर्द ना हो,
हम वो भावना चीज़ कर नहीं सकते। अगर हमारे अंदर दर्द है तो हम वो चीज़ को महसूस कर सकते हैं, हम दूसरे का दर्द भी महसूस कर सकते हैं। तो हमारे अंदर वो भावना कैसे आएगी? हम जब देखेंगे कि 116 दिन की भूख हड़ताल भगत सिंह ने की थी, 64 दिन की भूख हड़ताल जतिन दास ने की थी और मृत्यु हो गई थी उनकी, कि कितने उनने लठ ठकाए, कितना झेला। चंद्रशेखर आज़ाद साहब तो जंगलों में भटकते रहे, पूरी जवानी उनके भटकते भटकते निकल गई, 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। तो जब तक हम उन महान क्रांतिकारियों के दर्द को महसूस नहीं करेंगे कि इस आज़ाद भारत के लिए उनने क्या कुछ नहीं किया, पूरी अपनी जवानी त्याग दी, तब तक हम आज किसानों के लिए हो, मज़दूरों के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हम काम नहीं कर पाएंगे। जब हमारे अंदर वो दर्द होगा, हम वो भावना महसूस कर पाएंगे कि उनने कितना झेला हमारे लिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, ये थे हमारे साथ दृक्पाल सिंह लोधी। आगे एक मुलाकात में आपको इस तरीके से आपको एपिसोड मिलते रहेंगे। आपको वो पब्लिक फिगर, राजनीतिक, शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारियों के आपको साक्षात्कार, ऐसी मुलाकातें होती रहेंगी। देखते रहिए आज़ाद समाचार। धन्यवाद।